Hello students, I am Pradeep Kumar, your English teacher, and I welcome you to my YouTube channel English Made Easy with Pradeep Kumar. So today students we are going to learn about the how to attempt the unseen passages in the examination. So here I have taken one unseen paragraph, one unseen passage for you. एंड ये जो पैसेज है ये बेसिकली मैंने 9th क्लास के लिए बनाया है, लेकिन जो दूसरी क्लासेज हैं लाइक 10th +1 +2 ये स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो वो भी इसको सीख सकते हैं कि अनसीन पैसेजेस हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास दो तरह के पैसेजेस आएंगे एग्जाम में, डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज और फैक्ट बेस्ड अनसीन पैसेज। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ये एक डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज है जिसको हम सीखेंगे कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको लास्ट में ये बताने वाला हूं कि आपको इसको सॉल्व करते समय क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट इट नाउ। Have you ever failed at something so miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing on your mind? If your answer is yes, then you should understand that you are not a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions, and dreams. We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. But what happens when it does not? What happens when you fail despite all your hard work? Do you stay down and accept defeat or you get up again? If you tend to persevere and keep going, you have what experts call grit. Okay, now अभी जैसे हमने ये पहले दो पैराग्राफ्स यहाँ पे पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ इनके बारे में, क्योंकि जब आप खुद इसको करेंगे तो आपको तो एक बार में सारा ये पढ़ना है और इसको साथ ही साथ समझना भी है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे राइटर कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग, कि क्या आप किसी काम को करने में मिजरेबली मतलब बुरी तरह से फेल हुए हो क्या? तो okay, miserably, right? That the thought of attempting to do it again was the last thing on your mind, कि आप ये सोचते रहते हैं कि काश मेरे को दोबारा मौका मिले ये काम करने का और मैं इसको दोबारा कर पाऊं और शायद मैं इस बार ना फेल हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप सोचते हैं कभी आप अगर फेल होते हैं तो? इफ योर आंसर इज यस देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ए रोबोट। तो अगर आपका आंसर यस है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप रोबोट नहीं हैं, राइट? यू आर नॉट ए रोबोट, क्योंकि रोबोट क्या है? रोबोट इज अ मशीन, तो ये गलतियां नहीं करता है। और अगर एक बार कोई मिस्टेक बाई चांस हो भी जाती है तो ये उस एक्शन को दोबारा कर सकता है, दोबारा रिपीट कर सकता है, परफेक्टली दोबारा कर सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अनलाइक रोबोट्स वी ह्यूमन बीइंग्स हैव फीलिंग्स। तो हम ह्यूमन बीइंग्स रोबोट्स की तरह नहीं है, मशीन नहीं है। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं और हमारे सपने हैं। We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. हम अपनी हालात और हमारी जो कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बावजूद भी हम ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. जब हम अपने आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, फ्लरिश करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं, तो ये सब हमें अच्छा लगता है कि अगर सब कुछ हमारे ढंग से चल रहा होता है, लाइफ हमारे ढंग से चल रही होती है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट डज नॉट, लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा नहीं होता? व्हाट हैपेंस व्हेन यू फेल डिस्पाइट ऑल योर हार्ड वर्क, क्या आप फील करते हो कि जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी काम में और आप फेल हो जाते हो? डू यू स्टे डाउन एंड एक्सेप्ट डिफीट, क्या आप हार मान लेते हो और यू गेट अप अगेन, या फिर आप फिर से आगे बढ़ते हो? इफ यू टेंड टू परसेवियर एंड कीप गोइंग, अगर परसेवियर का यहाँ पे मीनिंग है डिटर्मिनेशन शो करना, टू शो डिटर्मिनेशन,
let me mark it for you. Okay, to show determination, right? तो क्या आप में वो डिटर्मिनेशन होती है कि नहीं भाई मैं हार नहीं मानूंगा, एंड यू कीप गोइंग, और तुम आगे बढ़ जाते हो? यू हैव व्हाट एक्सपर्ट कॉल ग्रिट। तो अगर ऐसा कुछ है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है कि आप आगे बढ़ते हो डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स एंड ऑल योर वर्स्ट एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ओके, तो इसको हम कहते हैं ग्रिट, कि आपके अंदर ग्रिट है। ग्रिट मीन्स द सेम थिंग, डिटर्मिनेशन यू कैन से, ओके। तो आप में कुछ आगे बढ़ने की, दैट यू आर टफ, ओके, यू आर, यू कैन नॉट बी डोमिनेटेड, यू कैन नॉट बी, आपको हराया नहीं जा सकता, राइट? ओके, तो ये था, ओके। तो इस तरह से आपने इसको पैराग्राफ को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बैरेसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। कि जब हम फेल हो जाते हैं तो ये हमारे लिए एक एगोनाइजिंग मतलब पीड़ा देने वाला, एम्बैरेसिंग मतलब हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, और एक स्केरी एक्सपीरियंस रहता है, मतलब बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस रहता है हमारे लिए जब भी हम फेल होते हैं, हम टूट जाते हैं। But it is also one of the most educational, empowering and essential part of living a successful and fulfilling life. लेकिन अगर हम दूसरी तरह से सोचें तो जब भी हम फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हम कुछ सीखते हैं, एजुकेशन मिलती है, हम एम्पावर यानी अपने आप को हम दोबारा से सशक्त बना लेते हैं और ज़्यादा ताकतवर बना लेते हैं, और ये जरूरी पार्ट हो जाता है हमारी लाइफ का, अगर हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। और फुलफिलिंग मतलब संतोषजनक, कंटेंटेड बनाना है, राइट? Do you know that perseverance or grit is one of the 7 qualities that has been described as the key to personal success and betterment in society? क्या आपको पता है कि जो perseverance है या grit है उसको समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर आपको सक्सेस पानी है, अपने आप को अच्छा बनाना है, तो आप में जो 7 क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें से एक है perseverance, ओके, यानी डिटर्मिनेशन, टफनेस। द अदर 6 आर क्यूरियोसिटी, जो बाकी की 6 हैं वो है क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिसे जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड, यानी कि किसी को थैंकफुल होना, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी होना, सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है, आत्म संयम जिसे हम बोलते हैं, और सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए, एंड जस्ट, और आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए आगे बढ़ने की, ओके। तो थॉमस एडिसन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रिट फॉर ट्राइंग मोर देन 1000 टाइम्स टू इन्वेंट द लाइट बल्ब। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये हमें दे रहा है राइटर कि देखो थॉमस एडिसन जो है वो एक ग्रिट का एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसने 1000 बार इन्वेंट करने की कोशिश की लाइट बल्ब को। लाइट बल्ब जब वो इन्वेंट कर रहा था 1000 टाइम्स वो फेल हो गया। इफ यू आर रीडिंग दिस विद द लाइट्स इन योर रूम यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस सक्सेस। अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं अपने कमरे में और आपके कमरे में लाइट्स ऑन है तो आपको उसकी जो डिस्कवरी है थॉमस एडिसन की, उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी कि लाइट हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है, बल्ब कितना जरूरी है, ओके। When asked why he kept going despite hundreds of failures, he merely stated that they had not been failures. They were hundreds of attempts towards creating the light bulb. तो जब उससे पूछा गया, थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि भाई तुम इतने बार फेल हो गए उसके बावजूद तुमने हार नहीं मानी और तुम लगे रहे अपने डिस्कवरी के काम में, तो ऐसा क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा ही मेयरली स्टेटेड, तो उसने उनका आंसर क्या था कि भाई ये जो थे ये फेलियर्स नहीं है, जो मैं इतनी बार जो मैं फेल हुआ इसको मैं फेलियर्स नहीं समझता, ये मेरे मेरे कोशिश थे, मेरी कोशिशें थी लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए। इतनी सारी मैंने कोशिशें की, इतने सारे वेज मैंने यूज किए, ठीक है। तो वो मेरे इस फाइनली जब मैं सक्सीड हुआ हूँ और मैंने ये डिस्कवरी की है तो उसमें वो सारी उनका उनका कंट्रीब्यूशन था, तो वो फेलियर्स नहीं थे, वो ये कहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे बेसिकली ये पता चल रहा है कि वो कितना
पॉजिटिव है, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक था अपने काम को लेके, आशावादी था। ठीक है, वो रुका नहीं और उसने हार नहीं मानी। दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली रिवील्ड हिज ग्रिट बट आल्सो हिज ऑप्टिमिज्म फॉर लुकिंग एट द ब्राइट साइड। उसने ब्राइट साइड देखी, ठीक है, नेगेटिव साइड या डार्क साइड नहीं देखी अपने काम की, अपने फेलियर की, उसने ब्राइट साइड देखी। ओके ओके, ब्राइट साइड। And now, fourth paragraph, grit can be learned to help you become more successful। ठीक है, तो ये जो ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, ये आपको सक्सेसफुल बना सकती है, ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। वन ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प इज माइंडफुलनेस। एक तरीका है ग्रिट अपने अंदर लाने का, डिटर्मिनेशन लाने का, और वो है माइंडफुलनेस, कि आपको अलर्ट रहना, अवेयर रहना। ठीक है, mindfulness is a practice that makes an individual stay at the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment। तो माइंडफुलनेस क्या है? राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जब आप कोई काम करते हो उसमें मे बी आप फेल हो जाते हो या सपोज सक्सेस भी मिल जाती है, तो इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ठीक है, इट्स ओके, वेयर आई एम, मैं अब कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और मुझे आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, ना कि यहाँ पर रुकना है। तो आपने जज नहीं करना, विदाउट जजमेंट आपने अपने एक्सपीरियंसेस जज नहीं करने हैं, और आप जहां हो वहीं से आप आगे फिर से शुरू कर दो। तो ये होता है माइंडफुलनेस। दिस प्रैक्टिस हैज बीन यूज्ड टू क्वाइटन द नॉइज ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। तो जब आप ऐसा सोचते हो, जब आप मेंटली अवेयर होते हो, मेंटली अलर्ट होते हो, पॉजिटिव होते हो, ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तो आपकी जो माइंड में जो डाउट्स और जो फियर्स आपके माइंड में जो शोर मचा रहे होते हैं ना, कि नहीं भाई तुम फेल हो गए, तुम ये हो, तुम बेकार हो। ठीक है, तो ये सारे नॉइजेस जो हैं और जो डर हैं, ये डाउट्स हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, और फिर आप नई ताकत के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर से अपने काम में लग जाते हो। Through this simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration। और अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो, बड़ा सिंपल सा काम है कि अगर आप अलर्ट रहो, माइंडफुल रहो, अवेयर रहो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आपके माइंड में जो सेल्फ सेबोटाइजिंग का मतलब कि जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकें, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जो आपको डैमेज करने की कोशिश करें मेंटली और फिजिकली, ऐसी सोच। ठीक है, और जो होपलेसनेस है, जो निराशा है, डिस्पेयर है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आ सकती हैं अगर आप फेल हो जाते हो। तो अगर ये चीजें आपको रोकनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा आप कहाँ हो। ठीक है, किस स्टेप पे खड़े हो, और अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं, इट्स ओके। ओके, व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम द नेगेटिव एंड सेल्फ सैबोटेजिंग फीलिंग ऑफ फेलियर। तो आप याद करो कि अगर पास्ट में कभी आप फेल हुए थे, तो आपने अपने आप को उस काम में आगे बढ़ने से, दोबारा से नई शुरुआत करने से, कौन सी चीज थी जिसने आपको रोका? ठीक है, कौन सी चीज, और आपने इन चीजों को कैसे, इन नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे ओवरकम किया? तो ये सोचो आप, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड। सोचो कि आपने क्या किया था, एंड ट्राई टू यूज दोज सेम पावरफुल रिसोर्सेज टू हेल्प यू टुडे। और आज भी आपको वैसा ही करना है, कि आपको जब भी कभी लाइफ में फेलियर मिलता है, तो आपको फिर से उसी चीज को प्रैक्टिस करना है कि जिसको आपने पास्ट में यूज किया था, और आप अपने फेलियर को, या अपने अंदर जो नेगेटिविटी, जो फ्रस्ट्रेशन आई थी, जो होपलेसनेस आई थी, जो डिस्पेयर आया था, उसको कैसे आपने ओवरकम करके आप आगे बढ़े थे। राइट? Now let us take the questions based on this passage. First question is, the reason why you are not a robot is that। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपने एक रीजन बताना है कि आप रोबोट क्यों नहीं है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, यू फेल मिजरेबली एट टास्क्स। तो मतलब कि तुम किसी काम में बुरी तरह से फेल हो जाते हो। तो फेल तो रोबोट्स या मशीन्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे रोबोट्स और ह्यूमन बीइंग्स में सिमिलैरिटी शो की गई है। दूसरा ऑप्शन है, फेलियर एंड सक्सेस कैन अफेक्ट योर इमोशंस। तो फेलियर और सक्सेस होने पर ह्यूमन बीइंग्स में इमोशंस आती हैं, वो लोग अच्छा या बुरा फील कर सकते हैं।
बट मशीन्स यानी कि रोबोट्स में इमोशंस नहीं होते। तो यहाँ पे रोबोट्स और ह्यूमन बीइंग्स में डिसिमिलैरिटी है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि हम रोबोट नहीं है। सी ऑप्शन है यू वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड रोबोट्स भी करते हैं, मशीन्स भी हार्ड वर्क करती हैं, तो यहाँ भी सिमिलैरिटी हो गई। और डी ऑप्शन है यू हैव लिमिटेशन, तो लिमिटेशंस तो मशीन्स और रोबोट्स की भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा आंसर जो सही बनता है कि हम रोबोट क्यों नहीं है, तो उसका आंसर हमारा बी ऑप्शन बनता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है कि इमोशन जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में यानी हमारे अंदर होती हैं, मशीन्स में इमोशंस नहीं होती, तो हमारा आंसर यहाँ पे बनता है बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes। यहाँ पे हमारे पास 4 quotes given हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, वो इनमें से किस कोट में सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट होता है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया मतलब जो मैसेज है, जो थीम है इस पैसेज का। ओके, लेट्स टेक द ऑप्शंस। What is the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? कहते हैं कि जीवित रहने का क्या फायदा अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते लाइफ में। तो ऐसा तो कोई मैसेज इस पैसेज में नहीं आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम फेल हो जाते हैं तो कुछ दोबारा हमें उसको करना चाहिए, कोशिश करने की। लेकिन ऐसा कोई मैसेज इस पैसेज से नहीं आता कि हमें जीने का अधिकार ही नहीं है कि अगर हम कुछ बड़ा या अच्छा अचीव नहीं कर पाते। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है सेंट्रल आइडिया के लिए। दूसरा ऑप्शन है मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। जेम्स जॉयसे की ये कोट है जिसमें वो ये कह रहा है कि डिस्कवरी अगर आपको करनी है तो आप मिस्टेक्स करेंगे ही, यानी कि मिस्टेक्स करना जरूरी है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पोर्टल्स मीन्स यहाँ पे गेट्स हैं, एंट्रेंसेस हैं। तो अगर आप डिस्कवरी कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मिस्टेक्स के रास्ते से ही कुछ डिस्कवरी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार डिस्कवरी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाती है बिना विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, और ऐसा भी कुछ इस पैसेज में बताया भी नहीं गया है कि इनफैक्ट इस पैसेज में तो ये बताया गया है कि डिस्कवरी अगर कोई करता है तो मिस्टेक्स होती हैं, देयर इज नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि खाली मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हो तो आप डिस्कवरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है फेलियर शुड बी अवर टीचर नॉट अवर अंडरटेकर। कहता है कि फेलियर जो है वो अगर हम फेल होते हैं तो उससे हमें कुछ सीखना है, वो हमारे टीचर की तरह काम करनी चाहिए, ना कि अंडरटेकर की तरह काम करनी चाहिए, ना कि वो हमें ओवर पावर कर ले, ठीक है, हमें आगे बढ़ने से रोक दे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। फेलियर इज डिले नॉट डिफीट। फेलियर देरी तो हो सकती है किसी अचीवमेंट में, लेकिन वो हार नहीं है, हार मानने जैसा नहीं है। इट इज अ टेम्परेरी डिटोर, ये एक टेम्परेरी जर्नी है, टेम्परेरी डाइवर्जन कह सकते हो आप, एक डिफ्लेक्शन कह सकते हो, भटकाव कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए हम भटक गए, बट नॉट अ डेड एंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता ही खत्म हो गया, हमारी जो जर्नी है वही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। डेनिस वेटले की ये एक कोट है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हमें दिखाई दे रही हैं जो कि सेंट्रल आइडिया हो सकती हैं इस पैसेज के लिए, कि जैसा कि इस पैसेज में हमने पढ़ा कि भाई फेलियर से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमें उनसे घबराना नहीं है, उनकी वजह से रुकना नहीं है, उनसे ओवर पावर्ड नहीं होना, हमें फिर भी आगे बढ़ना है। ये फेलियर होना मतलब एक डिले हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी है। ठीक है, और ये हमारी जर्नी का एंड नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें इस पैसेज में जरूर हमें कही गई हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया के लिए कोट सही हो सकती है। और लास्ट वाली भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कोट है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने
कोई गलती नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा कोई मैसेज इस पैसेज में आता है। तो ये भी सेंट्रल आइडिया के लिए जो कोट है वो सही नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट शुड बी दिस थर्ड वन। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम चूज करें तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the tone of the following context? Falling down or failing is one of the most educational, empowering, and essential parts of living a successful and fulfilling life. कह रहे हैं कि ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि falling down और failing is one of the most, ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है, इसकी टोन पूछ रहा हमें कि इसकी टोन क्या है। टोन से हमारा मतलब है कि इसका लहजा क्या है, किस लहजे में ये बात की गई है। ये ह्यूमरस मतलब मजाक के ढंग से कही गई है बात, एंटरटेनमेंट के लिए कही गई है, ठीक है, या ऑप्टिमिस्टिक टोन में कही गई है, मतलब कि जो आशावादिता या आशावादी इसमें बात कोई निकल के सामने आ रही है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, या फिर ये हॉरिफाइंग यानी कि डरावनी, हमें डराने वाली बात है कुछ इसमें। तो और चौथा पॉइंट है यहाँ पे सोलम। तो सोलम का मीनिंग जो होता है वो होता है सीरियस, कि कुछ बहुत ही सीरियस बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें और इस लाइन को देखें कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, कि अगर हम फेल होते हैं, गिर जाते हैं, हार जाते हैं, तो इट मीन्स कि इससे हमें क्या है, एजुकेशन, एक सीख मिलती है। एम्पावरिंग मतलब हम इससे एक नई शक्ति हमारे अंदर आती है आगे बढ़ने की, एक हमारे अंदर एक नई जो है एक आशा पैदा होती है, ठीक है। और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ, और अगर हमें एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनसे हम दोबारा से हम खड़े हो जाएं और दोबारा से नई शक्ति से हम उनसे जूझने के लिए कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये जरूरी भी है अगर हमें एक अच्छी सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहिए तो ये इस बात की अगर टोन की हम बात करें तो ये यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट बताई गई है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि हमें आशावादी रहना है, भले ही हम हार जाएं लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ह्यूमरस इसका ऑप्शन नहीं है, हॉरिफाइंग इसमें नहीं है, कुछ भी डराने जैसा नहीं है, ह्यूमरस कुछ भी हंसाने जैसा नहीं है, और सोलम मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा सीरियस बात यहाँ नहीं बताई गई है, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक थॉट बताई गई है। तो हम इसको ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। So this is our answer. Okay, now let us move to the next slide. Okay, let's now move to question number 4. Which of the following is relevant for the title of the passage? Means इस passage को हम क्या टाइटल दे सकते हैं? Dreams always come true, सपने हमेशा सच होते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कहा गया है। Failures and grit go hand in hand, फेलियर और डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि फेल होना और दोबारा से उस काम के लिए उठ खड़े होना, डिटरमिन होके, ज्यादा एम्पावर होके, तो ऐसा हैंड इन हैंड चलता है, मतलब साथ साथ ऐसा दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे इस पैसेज में ऐसा बताया गया है कि अगर हम फेल होते हैं तो हम अपने डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ सकते हैं। चलो, लेकिन अभी हम आगे भी देख लेते हैं, ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स। तो ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है थोड़ा बहुत इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में, कि रोबोट्स जो हैं वो मशीन्स हैं और वो गलतियां नहीं करते, उनमें इमोशंस नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है।
तो लेकिन पूरा पैसेज खाली ह्यूमंस और रोबोट्स के बारे में ऐसा तो नहीं है, तो हम ये टाइटल भी नहीं दे सकते इसको। फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप, इसका मीनिंग है कि अगर हम फेल हो रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं कहीं पे, तो हम दोबारा से उठ खड़े होते हैं और दोबारा नई उम्मीद के साथ, नई शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नई स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है इस पैसेज में। तो हमारा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन बी और डी। इनमें से ज्यादा सुटेबल कौन सा है वो हमें डिसाइड करना है। तो हम दोबारा देख लेते हैं इनको। फेलियर एंड ग्रिट गो हैंड इन हैंड। इस लाइन का मतलब है कि फेलियर और ग्रिट यानी कि फेल होना और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट। देखिए, जो सभी लोग जो फेल हो रहे हैं उनमें डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ने की दोबारा से इच्छा हो, ऐसा तो नहीं है, या वो ऐसा कर ही पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो फेल होते हैं और फिर दोबारा डिटर्मिनेशन से दोबारा एम्पावर होकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर ये कहें कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास बचता है कि फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप, कि अगर आप फेल हो रहे हो, ठीक है, तो आप दोबारा से उठ जाओ, दोबारा से नई शक्ति के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो। तो ये मैसेज जरूर इस पैसेज में आ रहा है, तो हमारे लिए ये टाइटल यहाँ रेलिवेंट लग रहा है ज्यादा। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वाज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। क्या चीज है जो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद डिस्कवर की गई, क्रिएट की गई? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखिए, इस पैसेज में हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बारे में यहाँ बात नहीं हुई है। लाइट बल्ब के बारे में जरूर बात हुई है, करंट के बारे में बात नहीं हुई है, और ट्यूबलाइट के बारे में भी बात नहीं हुई। तो हमारा ऑप्शन यहाँ स्ट्रेट वे क्या है? लाइट बल्ब की डिस्कवरी हुई है, थॉमस एडिसन ने की है, और काफी सारी अटेम्प्ट्स के बाद उसने इसको किया है। तो आई थिंक दिस इज आवर option here. So this is our answer. Now the next question, which of the following sentences make the correct use of grit as used in the passage? इस पैसेज में grit word का जो है क्या जो यूज हुआ है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसे लाइंस हैं जिसमें ग्रिट का वही मीनिंग यूज किया गया है जो इस पैसेज में हुआ है? तो ग्रिट, जैसा कि मैंने बताया, इस पैसेज में यूज हुआ है, जिसको परसेवरेंस यानी कि डिटर्मिनेशन भी हम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन से सेंटेंस में इसका सेम मीनिंग यूज हुआ है। तो अब ये देखिए कि गेट रिड ऑफ दैट ग्रिट इन योर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो बातें हैं। एक मीनिंग तो लाइक ग्रिट का एक और मीनिंग होता है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम फोकस किस पे करते हैं? जो मीनिंग हमें इस पैसेज में क्लियर हो रहा है वो है डिटर्मिनेशन, टफनेस। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें से कहाँ पे ये मैच करता है। गेट रिड ऑफ दैट ग्रिट इन योर शूज, कि अपनी शूज में से जो ग्रिट है उससे उससे पीछा छुड़ाओ उसको। ठीक है, तो मीन्स डिटर्मिनेशन तो शूज में नहीं हो सकती, राइट? तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। शी हैड अ बिट ऑफ ग्रिट इन हर आई, उसकी आंख में थोड़ी सी ग्रिट है। तो डिटर्मिनेशन आईज में हो ऐसा तो नहीं होता कभी। डिटर्मिनेशन किसी के बिहेवियर में हो सकती है, किसी की नेचर में हो सकती है। आई में डिटर्मिनेशन हो ऐसा तो नहीं होता। द रोड हैज बीन कवर्ड विद ग्रिट, कि रोड के ऊपर ग्रिट बिछाई गई, कवर किया गया ग्रिट से। डिटर्मिनेशन से क्या रोड को कवर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हर ग्रिट नेवर मेड हर गिव अप, कि उसकी जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, उसकी डिटर्मिनेशन ने उसको गिव अप करने से रोकती है। यानी कि वो कभी हार नहीं मानती, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी जो ग्रिट है उसे हार नहीं मानने देती। तो यहाँ पे मीनिंग डिटर्मिनेशन आ रहा है ग्रिट का, और यही मीनिंग ग्रिट का यूज हुआ है इस पैसेज में भी। तो आंसर डी इज अवर राइट आंसर हियर।
ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्रिट का जो दूसरा मीनिंग, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रिट का एक और मीनिंग होता है, इट इज अ ग्रेन ऑफ सैंड यू कैन से, और ए स्मॉल पेबल और ग्रेवल, एक छोटा पत्थर का टुकड़ा या कण, रेत का कह सकते हैं हम। तो उसके हिसाब से देखें तो शूज में रेत के कण हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ये मीनिंग ग्रिट का यहाँ पे अ ग्रेन ऑफ सैंड बनता है, डिटर्मिनेशन नहीं बनता है। सेकंड वाले में आंख में एक सैंड का ग्रेन पड़ सकता है, ठीक है, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ भी इसका मीनिंग डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है। और रोड के ऊपर पत्थर के टुकड़े बिछाए जाते हैं रोड बनाने में, तो यहाँ पे भी ग्रिट का मीनिंग स्टोन का एक टुकड़ा आ रहा है, ना कि डिटर्मिनेशन। तो हमारा आंसर डी जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स की, ग्रिट का हमें एक ही मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो रहा है इस पैसेज में, और वो हो रहा है कि हम डिटर्मिनेशन अगर हमारे में हो तो उसको हम ग्रिट बोलते हैं। ग्रिट को परसेवरेंस कहा गया है, यानी डिटर्मिनेशन कहा गया है, तो हम उसी मीनिंग को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डेवलप परसेवरेंस वन मस्ट, कि अगर हमें अपने अंदर डिटर्मिनेशन लानी है, सीखनी है, डेवलप करनी है, तो क्या हमें करना पड़ेगा? बिकम मोर अवेयर, हमें और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन के लिए अवेयरनेस तो ज़रूरी नहीं होती। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना एक अलग चीज़ है और डिटर्मिनेशन एक अलग चीज़ है। हालांकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें मेल खाती हैं, कि अगर आप डिटर्मिन होते हो तो आप हार्ड वर्क भी करते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खाली हार्ड वर्क करने से आप में डिटर्मिनेशन आ जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी इन द मोमेंट एंड बी अवेयर विदाउट जजमेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको अगर हम रेफर करें पैराग्राफ 4 को, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लाइन है, माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस दैट मेक्स एन इंडिविजुअल स्टे एट द मोमेंट बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट। तो क्योंकि ये पैराग्राफ ग्रिट के ऊपर है, परसेवरेंस के ऊपर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सेम लाइंस यहाँ पे लाइन जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये हमें मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी गाइडेंस, कि अगर हम किसी से गाइडेंस लें, कुछ नॉलेज गेन करें, ठीक है, तो खाली ऐसा करने से डिटर्मिनेशन आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर सी यहाँ पे हमें सही लग रहा है। तो क्योंकि इसके बारे में पैराग्राफ में, पैसेज में भी कुछ वर्ड्स गिवन है, मैच कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज माइंडफुलनेस हेल्प? माइंडफुलनेस यानी अलर्ट होना, ठीक है, अवेयर होना, ये कैसे हेल्प करती है? इट क्रिएट्स अवेयरनेस, इससे अवेयरनेस आती है हमारे अंदर। इट क्वाइटन्स द नॉइज ऑफ फियर्स एंड डाउट्स, इससे देखिए माइंडफुलनेस यानी अवेयरनेस, तो ठीक है, माइंडफुलनेस से अवेयरनेस क्रिएट होती है, चलो हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन माइंडफुलनेस हमें कैसे हेल्प करती है? ठीक है, कि हम अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन हम मान सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है बी है, इट क्वाइटन्स द नॉइज ऑफ फियर्स एंड डाउट्स, कि हमारे अंदर जो फियर्स और डाउट्स के जो नॉइज चल रहे हैं हमारे दिमाग में, ठीक है, उसको ये क्वाइटन यानी उसको शांत कर देती है अगर हम माइंडफुलनेस हो जाएं तो, ठीक है। इट हेल्प्स अवर, इट हेल्प्स वन बिकम सक्सेसफुल, ये हमें सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर हम माइंडफुल हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, इट हेल्प्स डेवलप फोकस, इससे हम फोकस्ड रह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे हमें लग रहे हैं इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना ये है कि क्या यहाँ पे कौन सा हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम रेफर करते हैं अगेन पैराग्राफ 4 को, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है, दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किस चीज की? माइंडफुलनेस की। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस, राइट। तो दिस प्रैक्टिस
दिस प्रैक्टिस, ओके लेट मी इरेज इट, थोड़ा सा, ओके चलिए, दिस प्रैक्टिस हैज बीन यूज्ड टू क्वाइटन द नॉइज ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। देखिए यहाँ पे ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, इससे हमें हमारा जो नॉइज है और जो फियर्स और डाउट्स का जो नॉइज हमारे दिमाग में चल रहा है, जब हम फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स और फियर्स हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं, तो ऐसे इन सब चीज़ों को शांत करने के लिए हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो माइंडफुलनेस हमें हेल्प करती है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट मैच कर रहा है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं, राइट। तो ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is question number 9. What do you understand from this line? Falling down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experience. कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फॉलिंग डाउन और फेलिंग, कि जब आप फेल हो जाते हो, नीचे गिर जाते हो, तो ये एक बहुत ही एगोनाइजिंग मीन्स पेनफुल है, एम्बेरसिंग मतलब ये इंसल्टिंग है, और स्केरी मतलब कि ये काफ़ी फियरफुल है, फ्राइटनिंग है, ऐसा एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग, ये जो लाइन यहाँ पे गिवन है, इनमें से किस में ये मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिंग डाउन मेक्स अस एंग्री, जब हम फेल होते हैं तो हमें गुस्सा आता है, ये बात सही है, लेकिन ये इस पूरी बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस, फेलियर जो है हमारी इमोशंस को अफेक्ट करता है, ये बात भी सही है। स्टे पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ इस लाइन में आ रहा है, लाइक एगोनाइजिंग है, एम्बेरसिंग है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे ये इसमें कवर नहीं हो रहा है। उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल इज एम्पावरिंग, तो सेल्फ कंट्रोल से हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है इस लाइन में। तो अब हमारे पास हमें देखना है कि क्या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स यहाँ पे कुछ यूज हुए हैं वो है एगोनाइजिंग, ठीक है, एम्बेरसिंग और स्केरी, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर इमोशंस, हमारी जो इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स में जो इमोशंस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, सेंसेशंस होती हैं, उसी से हम पीड़ा यानी एगोनाइजिंग यानी कि पेन को फील करते हैं, एम्बेरस यानी इंसल्ट फील करते हैं, स्केरी यानी कि फियर फील करते हैं। तो ये सारी चीजें इमोशंस के अंदर आती है। और यहाँ पे देखिए इस लाइन में बी ऑप्शन में देखिए फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस, तो यहाँ भी यही लिखा कि अगर हम फेल होते हैं तो हमारे अंदर ये इमोशंस आती हैं, ठीक है, इफेक्ट होती है, यानी हमारी इमोशंस इफेक्ट होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है, तो इसको हम टिक करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एज इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो सोशल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक होना, सामाजिक नॉलेज होना, सामाजिक ज्ञान होना, ये चीज जो है इनमें से कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसा कि इस पैसेज में इस वर्ड का मीनिंग बताया गया है। तो सोशल इंटेलिजेंस को हम अगर देखें इस पैसेज में, पैराग्राफ 3 में हम देखें, द अदर 6 आर क्यूरियोसिटी, ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटेलिजेंस एंड जस्ट, ये हमारी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। देखिए ऊपर क्या बताया गया कि डिड यू नो दैट perseverance is one of the 7 qualities that has been described as the key to personal success and betterment in society, कि व्यक्ति की जो पर्सनल सक्सेस है और बेटरमेंट है उसके लिए उसके अंदर ये 7 क्वालिटीज होनी चाहिए, और इसमें सोशल इंटेलिजेंस भी एक क्वालिटी आ रही है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, नोइंग अदर्स, खाली हम दूसरों को जाने, इसको हम सोशल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम खाली दूसरों के बारे में जानते हैं तो इसको हम सोशल होना, या इसको हम
व्यवहारिक होना नहीं कह सकते। नोइंग वन सेल्फ एंड अदर्स, अगर हम खुद को भी जाने और दूसरों को भी जाने तो इसको हम कह सकते हैं सोशल इंटेलिजेंस, इसको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है नोइंग वन सेल्फ, खाली अपने आप को जानना, तो उसको भी हम नहीं कह सकते सोशल इंटेलिजेंस, क्योंकि सोशल का मतलब दूसरे लोग, सोसाइटी। ठीक है, तो अगर आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानते, खाली अपने बारे में जानते हो, तो इसको हम सोशल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। और लास्ट ऑप्शन है नोइंग वन सेल्फ वन सराउंडिंग्स, कि अगर हमें सिर्फ अपने आसपास की चीजों के बारे में पता है तो उसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे चीजों की बात नहीं है, जहां बात सोशल की आ जाती है, सोसाइटी की आ जाती है, तो वहां पे हम चीजों के नहीं, लोगों की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे खाली अपने आप को जानना, ऑप्शन सी या ऑप्शन ए केवल दूसरों को जानना, ये सोशल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। सोशल इंटेलिजेंस मतलब अपने आप को जानना और दूसरों को जानना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमें ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो इसको हम ओके। So answer B, option B is our answer here. Next question is the importance of perseverance and optimism for a successful and fulfilling life, right? तो is explained using the example of, कि इस पैसेज में perseverance यानी कि determination और optimism यानी आशावादी होना और इन चीजों से सक्सेसफुल होना, ऐसा ऐसा कोई एग्जाम्पल क्या इस पैसेज में दिया गया है? अगर दिया गया है तो उसको हमें रेफर करना है यहाँ पे। तो देखिए थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। फ्लरिशिंग से फ्लरिशिंग का मतलब ग्रो करना होता है, तो परसेवरेंस और ऑप्टिमिज्म से हम ग्रो कर सकते हैं। यस, ग्रिट, ग्रिट तो परसेवरेंस को ही बोलते हैं। तो खाली ग्रिड के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, खाली ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन यानी हमारी कमियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, तो ये बात भी इस यहाँ से पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस सेंटेंस से। तो यहाँ पे प्रिजर्वेंस और ऑप्टिमिज्म से सक्सेसफुल होने का जो एग्जाम्पल इस पैसेज में हमें मिला है, वो हमें मिला है थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो थॉमस एडिसन हमारा आंसर यहाँ पे, थॉमस एडिसन इज द करेक्ट आंसर, राइट? Okay. Now we move to the next question. What is the message conveyed in the last paragraph of the passage? कि पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में क्या मैसेज हमें मिलता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट पैराग्राफ को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे what did you understand, what did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? तो ये पैराग्राफ जैसे मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ कि अगर पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो कि आप फेल हो गए हों और उस समय जो एक नेगेटिव या सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग, सेल्फ सैबोटेजिंग आपको फीलिंग्स आई हैं, लाइक कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप काफी अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, डैमेज्ड महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने की जो आपकी विश है वो खत्म हो चुकी है फेलियर होने पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो आप सोचो और आपने देखो कि आपने ऐसे समय में कौन से रिसोर्सेज यूज किए, किस तरह से अपने आप को ओवरकम किया, अपनी नेगेटिविटी से और सेल्फ सैबोटेजिंग फीलिंग से कैसे आपने रिकवर किया। तो ये चीज ये लास्ट फिफ्थ पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है लास्ट पैराग्राफ में। तो ये हमें बताना है कि इसका क्या मैसेज है, जो फिफ्थ पैराग्राफ में जो बात कही गई है उसका मैसेज क्या निकल के आता है, वो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। तो ये बात तो इसके साथ पूरी तरह मेल नहीं खा रही है कि हम ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट, कि हम हमेशा बेस्ट बनने का सोचें। ऐसा तो कुछ इस मैसेज नहीं आ रहा है इस पैराग्राफ का। उसके बाद है लिव लाइफ किंग साइज, कि जीवन को पूरी तरह से जियो, ऐसा भी मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे।
थ्रू माइंडफुलनेस वी कैन ओवरकम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। यस, ये मैसेज जरूर यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम माइंडफुल हों, अलर्ट हों, अवेयर हों, तो हम जो है अपने फेलियर के नेगेटिव इम्पैक्ट से ओवरकम हो सकते हैं। यस, ये मैसेज आ रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला भी देख लेते हैं। सोशल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल लाइफ, कि सोशल इंटेलिजेंस जरूरी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ये बात सही है, लेकिन ये इस पैराग्राफ का मैसेज नहीं है। तो इस पैराग्राफ के मैसेज को जो बेस्ट कन्वे कर रहा है वो है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे। Okay, okay, so that's it. Now we move to the next slide. Okay, so this is your answer key, so you can match the answers and see how we have solved this comprehension, unseen comprehension. Okay, now this is the vocabulary, the words. I think these are some of the words which you might find a bit difficult for you, or maybe you don't know their meanings. तो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, इनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि जो वोकेबलरी अगर हमारी अच्छी है तो हम कंप्रीहेंशन में जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें तो हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे मिजरेबली वर्ड है जिसका मीनिंग है पेनफुल और अनहैप्पी एक्सपीरियंस। फ्लरिशिंग का मतलब ग्रोइंग है। परसिवरेंस का मीनिंग यहाँ पे डिटर्मिनेशन या ग्रिट है। परसेवियर का मीनिंग डिटर्मिनेशन या ग्रिट है। एगोनाइजिंग मतलब पेनफुल। embarrassing, feeling insulted. Scary means frightening. Gratitude means thankfulness. Revealed, showed. Okay. Mindfulness is being aware, alert, and acceptance you can say. ठीक है. And self sabotaging is preventing oneself moving ahead and destroying oneself physically, mentally, and emotionally. Okay, so these are the this is some of the words which you might find difficult. You can learn them. Okay. Okay, students, now let us recall what we have learned from this video. Okay, first thing is comprehend a text means हमारे पास कोई पैसेज है, टेक्स्ट है, piece of text है, उसको comprehend means उसको हमने समझा है। ठीक है, कि उसमें क्या बताया गया है, उसको उसकी पूरी नॉलेज हमने गेन की है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि जो टेक्स्ट आपके पास गिवन थी उसको आपने पढ़ा, समझा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के अगर आंसर आप दे पा रहे हो तभी ये अप्रूव होता है कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है। ओके, तो हमने इसमें लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें उसके लिए क्वेश्चंस को भी समझना पड़ा और उनको रिलेट करना पड़ा, उनको उनके आंसर्स ढूंढने पड़े इस पैसेज से। तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए गए हैं और उनको कैसे हमने समझना है, ठीक है, कैसे उनको उस पैसेज से रिलेट करना है। ठीक है, ये चीज हमने सीखी और उनके आंसर्स जैसे हमारे पास ऑप्शंस थे, यहाँ पे चार चार ऑप्शंस थे, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है हमने ये पता लगाना सीखा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर मिस्टेक्स एंड गेटिंग रिड ऑफ देम। कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं ड्यूरिंग द वीडियो, लाइक कि क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, पहली बात तो मैंने ये बताई कि उनको कभी भी उनके आंसर्स हमें पूरा पैराग्राफ में या 2 या 3 लाइनों में नहीं लिखने होते हैं, उसको कट शॉर्ट लिखना होता है, टू दी पॉइंट लिखना होता है। तो या तो एक सेंटेंस में उसको प्रॉपर टेंस के अंडर उसको लिखो, या फिर अगर आप खाली एक फ्रेज यानी कि कुछ वर्ड्स, सिर्फ की वर्ड्स भी लिख दोगे तो तब भी आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ये आपको तब यूज करना है जब आपको आंसर्स लिखने हो। जब आपको ऑप्शंस गिवन हो तो उसमें तो गिवन होते ही हैं कीवर्ड्स, तो उसको आपने मैच करना है और अच्छे से
उसको कर ऑप्शन को चूज कर लेना है। ओके, और क्या मिस्टेक्स हमने यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइक कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स जैसे हमें अगर क्लियर नहीं है, ऑप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन है या क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन है जिसके मीनिंग हमें क्लियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपको अगर 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के में वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनके मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप उनसे उस क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करो और उन्हीं में से अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि हम उस क्वेश्चन उस वर्ड को सोचते रहें और उसमें टाइम हमारा चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हम करते हैं, मिस्टेक्स ये हमें नहीं करनी है, ये प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं ये हमें नहीं करनी है। और फिर हमने और क्या सीखा यहाँ पे, सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने इस पैसेज में आए हैं और उनके मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपने कुछ नए वर्ड्स और उनके मीनिंग भी यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नई नई कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करते रहेंगे, तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी और वोकेबलरी बढ़ती जाएगी तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, आपका ये क्वेश्चन जो है बेटर होता जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so that's all for now. Okay, so we have solved this unseen passage which was discursive passage. तो इसी तरह से हम आगे की जो वीडियोस और मैं आपको डालने वाला हूं अपने चैनल पे, उसमें और भी इसी तरह के जो पैसेजेस हैं हम करेंगे। और इसके अलावा बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के, लाइक आपका जो राइटिंग सेक्शन है, लिटरेचर है, ग्रामर है, वो सब भी हम करने वाले हैं। तो यू guys please keep on watching my channel and don't forget to like, share and subscribe my channel for more such videos. Okay, okay, so best of luck, thank you, have a nice day.